तो 9th क्लास पहला टॉपिक है आप लोगों का हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं आप अपने आसपास जो भी सामान देखते हैं वो सारा ना पदार्थ है। तो बात ये उठता है, ये कॉपी, ये कलम, ये पानी, ये शीशे का गिलास, जो आप बैग लिए हो, जिस टेबल पे आप बैठे हो, जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हो, ये सभी चीज़ क्या है? पदार्थ है। तो बात ये उठता है कि पदार्थ है क्या? तो बाबू लोग, पदार्थ वो है जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। द्रव्यमान का मतलब वो कोई चीज से वो बना हो, ठीक है, या उसमें कुछ आयतन हो, या जो अवरोध उत्पन्न करे। कहीं पे हम जाएंगे तो वो पदार्थ अगर रखा है तो वो रास्ता हमारा अवरोध करेगा। तो वो जो चीज जो भी स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान या आयतन होता है और अवरोध उत्पन्न करता है, वो सब क्या है? पदार्थ। जैसे ये द्रव्यमान है, हाँ है, कुछ स्थान अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो ये स्थान घेर लेगा, है तो पदार्थ है। किसी न किसी चीज से बना है, कोई भार है, इसमें द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, लेकिन मान लो कुछ ना कुछ वजन होगा इसका। मान लो द्रव्यमान और भार एक जैसा होता है। फिजिक्स में हम 9वां चैप्टर या 10वां चैप्टर में पढ़ेंगे कि द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। द्रव्यमान का मतलब ये किस वस्तु से बना है, कितना वस्तु से बना है। तो ये है द्रव्यमान, कुछ ना कुछ से बना है, तो द्रव्यमान है। आयतन का मतलब इसके अंदर में कुछ ना कुछ सामान आ सकता है या भरा होगा, तो आयतन है। और यहाँ पे अगर रख देंगे, यहाँ से चींटी जा रही होगी तो इसको अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जो भी क्वालिटी स्थान घेरने का, द्रव्यमान होने का, आयतन होगा और अवरोध उत्पन्न करेगा, वो सभी चीज क्या होगा? पदार्थ होगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि पदार्थ तो हो गया, पदार्थ के कुछ गुण होते हैं। जैसे पदार्थ, जो भी पदार्थ आप देखते हैं, चाहे वो द्रव देखो, ठोस देखो, गैस देखो, ये सभी ना छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे कण से बने होते हैं। ठीक है। और इस कण के, जो ये कण से बने होते हैं ना, वो कण बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, जिसको आप कभी कभी इन आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है। अत्यंत छोटे होते हैं पदार्थ के कण, जो है कण से बना होता है। कण बहुत छोटे, और कण जो है ना हमेशा गति करता है, इधर से इधर मूवमेंट करता रहता है। और पदार्थ जो कणों से बने हैं, वो कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्थान होता है। और पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, पदार्थ के गुण लिखे। अब इसका कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपको बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक ये बीकर है। अब देखिए इसमें मैं फिलहाल ठंडा पानी रख रहा हूं। नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी नहीं, ये नॉर्मल पानी है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है? पदार्थ कणों से बना होता है, और क्या है? कण अत्यंत छोटे होते हैं। कण दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है, कभी कभी दिख जाएंगे। कण जो है निरंतर गति करते हैं, और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें नमक को डिजोल्व करूंगा, नमक कहाँ गया रे? ये पदार्थ कण है। अगर मैं इसमें नमक को डिजोल्व करूं तो देखिएगा धीरे धीरे ना नमक डिजोल्व हो जाएगा इसमें। अब पूरा नमक डिजोल्व हो जाएगा, और ये सब आपने किया होगा, ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए ये पूरा बन गया नमक पानी। अब कण के बीच में रिक्त स्थान था, इसीलिए नमक गया, और वो जो रिक्त स्थान था उस रिक्त स्थान में आ गया। क्लियर है? तो कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्लियर है? इतना दिक्कत कोई बात? अब देखिए मेरे पास एक सेम ग्लास आउट है, ये सेम ग्लास, इसमें आप जानते हैं ये नमक पानी है, और ये क्या? ग्लास है, नॉर्मल ग्लास है, इसमें मैं नॉर्मल ही पानी डाल रहा हूं। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक है ना और डाल ही देता हूं, इसमें 1 चम्मच और डाल देता हूं। अब देखिए कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये तो समझ गया। अब देखिए कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसका एक एक्सपेरिमेंट आउट है। इसमें देखिए, इसने नमक ने इसके रिक्त स्थान को क्या कर दिया? भर दिया। और इसमें नमक ने इसके रिक्त स्थान को भरा नहीं, बन, यानी कि इसमें रिक्त स्थान खाली है। रिक्त स्थान इसमें भी है, खाली स्थान, गैप, लेकिन इसमें कम गैप है और इसमें ज्यादा गैप। इसका कारण, इससे काम दिखा रहे हैं। देखिए अब जैसे ये हमारे पास उजाला कलर है, ठीक है, अब इसमें मैं उजाला डालूंगा, देखिएगा तेजी से डिजोल्व नहीं होगा। 1 बूंद ही डाल रहा हूं, ठीक है, और इसमें डालूंगा, देख लीजिए ये चूंकि पानी हिल रहा है इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस कीजिए तो ध्यान से दिख रहा होगा ये तेजी से जा रहा होगा, और ये धीरे धीरे जा रहा है धीरे धीरे। इसका मतलब है कि इसमें नमक मैंने जैसे ही डाल दिया ना, रिक्त स्थान इसका भर गया। तो ये तेजी से नहीं जा रहा है, और इसमें तेजी से देखिए
कुछ नहीं, ये पानी हिल रहा है अभी भी, ये पानी हिल नहीं रहा है, रुका है, फिर भी देखो नीचे तक पहुंच गया। बात समझ गए? तो रिक्त स्थान है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और बताते हैं, कण जो है निरंतर गति करते, देखो कण गति कर रहा है, इसी के चक्कर में ये नीचे तक गया। मैंने कुछ हिलाया उलाया नहीं, डाला नीचे, ठीक है। और इनके पास एक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिस भी चीज में, जिस भी पदार्थ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मोशन आता है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जिस भी पदार्थ में या वस्तु में गति है, तो उसके पास एक ऊर्जा होती है। तो कण हमेशा निरंतर गति करते हैं। इसको मैं फिर से बता रहा हूं, दोनों पानी फेंकाओ, धो लेना, गिरा नहीं देना, तोड़ नहीं देना, जल्दी जाओ। कौन? ये लड़की है नील, नमक वाला पानी में? हाँ, नमक वाला में नहीं जाएगा, क्योंकि नमक वाला पानी ना अब डेंस हो गया, ठीक है। अब गैप तो है अभी भी, लेकिन गैप अब कम गया, और वो जो खाली पानी था उसमें गैप है अभी भी, ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात समझ गए, रिक्त स्थान भी होता है। दो एक्सपेरिमेंट समझ गए। दूसरी बात, गति करता है, ये भी समझ गए। गति करता का और भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जल्दी आ जाओ। मेरे पास बीकर 2-4 को और लाना पड़ेगा, खराब है, दिखेगा नहीं ना। ये 70-80 का आता। एक्सपेरिमेंट वाला सामान महंगा आता है कि? 10th क्लास में उस दिन एक्सपेरिमेंट करवाया, मुझे लग रहा है 2500 का सामान लेके आया था, ठीक है। पानी नहीं लाना था, कोई बात नहीं, जाओ बैठ जाओ। अब देखिए, हमारे पास एक फिर से बीकर है, 2 खाली बीकर। एक बीकर में मैं ठंडा पानी रख रहा हूँ, नॉर्मल पानी बोले तो, ये नॉर्मल पानी चला गया, ठीक है। चलिए, और इसमें मेरे पास गर्म पानी है, ठीक है। गर्म पानी करके रखा हूँ मैंने, इसमें मैंने गर्म पानी रख दिया। भाप दिख रहा है? कम ज़्यादा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना कि इसमें कम है या ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं होगा। इसमें कौन सा पानी है? गर्म है। इसमें कौन सा पानी है? ठंडा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो मेरे पास एक टेम्परेचर मशीन है, ये हमारे पास एक और गया, एक और टूटा, बढ़ के टूट गया। हंसो नहीं, हंसो नहीं, नहीं तो तुम ही लोगों का एक्सपेरिमेंट खराब होगा। चलो, कौन नहा के नहीं आता है रे? चलिए, ये हमारे पास थर्मामीटर है, ठीक है, और इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे मेजर होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अभी अगर मैं ठंडा में डालूँ तो कुछ टेम्परेचर नोटिस हो रहा है आप लोगों को? 28-30, बाहर चलो, बाहर चलो। 28-30 के आसपास दिख रहा होगा, या कितना दिख रहा है? 29-30 है। और जैसे गर्म में डालूंगा तो देखिए क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ा। तो ये तो जानते ना 35-40 से हो जाएगा, हो जाएगा, यानी कि ये गर्म है, ठीक है। ये तो जानते हैं ना आप लोग, गर्म और ठंडा, गर्म का टेम्परेचर बढ़ता है, कोई बात नहीं, हाँ नाप सकते हो। मोनू को बुखार है। चलिए, देखिए देखिए, समझना है क्या है। अब देखिए, ये नॉर्मल पानी है और ये गर्म पानी है। अब जैसे देखिए, मैं इसमें उजाला डाल रहा हूं तो क्या होगा? देखिए, कौन तेजी में है? गर्म वाला आपको ज्यादा तेजी में दिखेगा। देखिए, हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, ध्यान से देखिए, इससे ज्यादा तेजी में। जैसे आप गर्म करते हैं ना, तो कण और तेजी से इधर से उधर जाता है। तो कण हमेशा निरंतर गति करते हैं, और जब गर्म करते हैं तो और भी तेजी से गति करते हैं, तो इसलिए इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसीलिए चीनी को अगर डिजोल्व करते हो, गर्म पानी में डिजोल्व करते हो, चीनी को घुलाते हो, तो गर्म पानी में तेजी से घुलता है। देख लो, एक बूंद एक बूंद, मिल गया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। कण के बीच में खाली स्थान होता है, कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? आगे चले। अब देखिए बाबू, पदार्थ की अवस्थाओं को मेन हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, ऐसे 5 है, ठोस, द्रव, गैस, और यहीं पे चौथी अवस्था भी एक, बस नाम के लिए याद रख लो, प्लाज्मा, ठीक है। 5वीं अवस्था एक और याद रख लो, बोस आइंस्टीन कण, ठीक है। ये 5 अवस्था याद रखोगे। नॉर्मल बोला जाए तो 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। ऐसे बोला जाए तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कण,
ठोस देख लीजिए, कण जो है कितने नजदीक नजदीक है, दिख रहे हैं। द्रव में कण देखो थोड़ा सा दूर दूर है, और गैस में देख लो कण एकदम दूर दूर है। तो मेन हम 3 अवस्था में करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो शरीर को भी हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में हड्डी और दांत है हड्डी और दांत है ना, ठोस होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ब्लड जो होता है लिक्विड होता है, पसीना जो निकलता है वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो ये द्रव्य है। फेफड़ों में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो गैस है। तो शरीर में भी तीनों अवस्थाएं में चीज आपकी मिलेगी, ठोस, द्रव, गैस अवस्था में। जिसमें से बात किया जाए, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक निश्चित आकार का होता है ठोस, क्या होता है, एक निश्चित आकार। जैसे ये है, ये ठोस है मेरा, एक निश्चित आकार है, यहां भी रखूं फिर भी निश्चित आकार, यहां भी रखूं फिर भी, आपके हाथ में वही आकार है, मेरे हाथ में वही आकार है। लेकिन द्रव देखो, द्रव इस जगह पे है तो इस गिलास के आकार का है, अगर मैं इस बीकर में डाल दूं तो इस बीकर के आकार का हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका आकार फिक्स है क्या, द्रव का आकार फिक्स है, नहीं है। अगर मैं इसको इस वाले शेप में डाल दूं, इसके आकार का ले लेगा। तो भाई ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, और गैस का भी नहीं होता है, क्यों, गैस के कण और भी इधर है, समझ गए। सिलेंडर में आप देखोगे गैस उठा के भारी है, लेकिन कोई एक निश्चित जगह नहीं है, पूरा फैला हुआ है, क्लियर है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, द्रव और गैस को जिस जगह पे डालोगे वैसा अवस्था वो ले लेगा, क्लियर है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमा होती है, स्पष्ट सीमा का मतलब जिसका आकार है उसका सीमा है। जैसे अगर मैं बात करूंगा कि मेरा मोबाइल ठोस है, ठोस ही है ना, तो इसका एक आकार है, निश्चित सीमा है, भाई इस सीमा से आगे नहीं है ना इस सीमा के पीछे। लेकिन द्रव का कोई आकार होगा, जब आकार ही नहीं है तो इसकी सीमा भी नहीं होगी, क्योंकि जिस जगह में जाएगी चेंज कर लेगी। और गैस में भी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, ठीक है। इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है, द्रव का भी निश्चित आयतन होता है, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि देखिए, जैसे मैंने इसमें द्रव में डाला तो द्रव जो है, द्रव है ये, ठोस हम यहां पे डाले इतना ही है, अगर मैं इस जग में भी डालूंगा उतना ही जगह घेरेगा जितना का ये बना है। सोच के देखिए, अगर मैं इस गिलास में भी डालूंगा उतना ही जगह घेरेगा जितना का वो है। लिक्विड में देखिए, अगर मैं इस गिलास में डालूं इतना ही जगह घेरेगा, पूरा जगह नहीं घेरेगा। अगर मैं इसमें डाल दूं तो अगर भर गया तो पूरा जगह घेर लेगा, नहीं तो इतना ही जगह घेरेगा, आयतन उसका फिक्स होगा। लेकिन गैस को अगर मैं इसमें डालूं पूरा ले लेगा, मतलब पूरा में गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर मैं इतना ही गैस को इस बड़े वाले बीकर में डाल दूं, पूरा में गैस फैल जाए। अगर मैं इस जग में डाल दूं, बड़ा वाला जग में, थोड़ा ही सा गैस क्यों नहीं है, वो पूरा ही कवर कर लेगा। इसका मतलब है कि गैस का कोई निश्चित आयतन, वॉल्यूम नहीं होता है, जिस भी स्पेस में डालोगे पूरा फिल कर लेगा। 1 ग्राम 100 ग्राम भी कहीं नहीं डाल दोगे, पूरा फिल कर लेगा, ठीक है। ठोस का ना संप्रियता, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है, यानी कि ठोस को ना तुम दबा नहीं पाओगे। जैसे ये ठोस है, इसको दबाएंगे दब जाएगा नहीं, ठोस कभी दबता नहीं, कभी दबता नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, दबता भी है। जैसे फोम है, फोम समझते हो ना, जो स्पंजी टाइप होता है, वो भी तो ठोस ही है, लेकिन वो तो दब जाता है, लेकिन मैक्सिमम दबता नहीं है। इसीलिए इसकी संप्रियता, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है, क्लियर है। इसको मैं दबाऊंगा दबेगा, टूट जाएगा, इसको दबाऊंगा दबेगा, पिचक जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत। द्रवों में बहुत कम संपीड़न, इसमें होता है, दबा सकते हो लेकिन बहुत कम, ठीक है। अच्छा, कोई बाहर बैठने के लिए बहुत कम संपीड़न होता है, बहुत कम दबा सकते हैं। गैस को हम दबा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आपके घर में एलपीजी होता है, पता है जी। एलपीजी का फुल फॉर्म किसी को पता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित। एल से क्या होता है? लिक्विड। जब गैस है तो लिक्विड कैसे आ गया? तो जो गैस को जैसे आप दबाते हो ना, दबाव बढ़ाते हो, तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। आपने लाइटर देखा है जिससे लोग सिगरेट पीते हैं? इसमें है गैस, लेकिन आपको दिख रहा है लिक्विड, ये पानी की तरह। कैसे? ये है गैस, और इसको फोड़ोगे ना तो पानी नहीं दिखेगा, गैस ही दिखेगा, उड़ जाएगा। तो ये गैस को क्या कर दिया, अधिक दाब पर बढ़ा के उसको किस में बदल दिया गया? लिक्विड में, ठीक है। तो कैसे? तो कंप्रेस कर करके, दबा दबा के, समझ गए? तो इसमें संपीड़न अधिक होता है, क्लियर है भाई। ठोस को यहां पे रखेंगे
देखो तो ये लाइटर ठोस है, ये इसको मान लेते हैं ठोस है, कहीं पे बह गया यहीं पे है, अरे बहा नहीं, लिक्विड को डालेंगे तो बह जाएगा, जिधर ढलान मिलेगा उधर बह जाएगा। गैस को ऐसे करेंगे उड़ जाएगा, यानी कि वो भी बह जाएगा, बह जाएगा ना। तो भैया ठोस में बहाव नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है, इसमें होता है, इसमें भी होता है बहाव। क्लियर है। ठोस पदार्थ का घनत्व ऊंचा होता है, इसका घनत्व कम होता है और इसका इससे भी कम। घनत्व का मतलब क्या, पहले घनत्व समझो। आपने नमक पानी का एग्जाम्पल देखा था, याद आया? खाली जब मैं पानी लिया हुआ था तो उसमें अगर मैंने इंक घुलाया तो तेजी से घुल गया, और जब मैंने नमक पानी में घुलाया तो घुला देरी से घुला। इसका मतलब है कि नमक पानी का घनत्व जो है ज्यादा है। तो घनत्व का मतलब है कि उसी स्पेस में, अगर सेम स्पेस ले और उसमें कणों के बीच में रिक्त स्थान जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं इसमें नमक मिलाऊंगा मिलेगा, इसका घनत्व ज्यादा है, इसमें नमक मिलाया मिल गया, बहुत घन। समझ गया? तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो ठोस है, इसका ठोस की तुलना में कम घनत्व होगा। और गैस में घनत्व का मतलब सिंपल सा उसका फॉर्मूला होता है, 9th में फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी सिंपल समझ लो। अगर में दो इक्वल है, ये दो इक्वल जार है, अगर मैं इसमें कहूँ 2 किलो रुई डालो, इसमें कहूँ 5 किलो रुई डालो, मान लो दोनों कंडीशन में तुमने इसमें मेहनत करके 2 किलो रुई डाल दिया, इसमें 5 किलो, घनत्व किसका ज्यादा होगा? इसका। 5 किलो, ये कण बहुत ज्यादा नजदीक होंगे और ये कण इसकी तुलना में थोड़े से दूर होंगे। बात समझ गए? तो घनत्व ये होता है। तो ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, तरल का इससे कम होता है, द्रव का, और इससे भी कम इसका होता है। कोई दिक्कत? अब देखो गलनांक और क्वथनांक। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं? क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक नया शब्द है, ध्यान रखिए। गलनांक गलने वाला, बर्फ जो गलता है ना पानी बन जाता है वो गलनांक है। पानी को जो उबालते हो ना खोलने लगता है वो क्या होता है? क्वथनांक। तो ठोस का जो गलने वाला और ये वाला जो है ना दोनों क्या होता है? ऊंचा होता है। और द्रव का क्या होता है? इससे कम होता है, और गैस का उससे भी कम होता है। क्लियर है? इसको गलाने के लिए और उबालने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, हायर पॉइंट, लेकिन इसको उबालने के लिए कम टाइम लगेगा, और गैस को। बात समझ गए? ये होता है। कोई दिक्कत? तो ये है ठोस द्रव गैस। क्लियर है? याद रखिएगा, अंतर पूछ देगा, इसमें से कम 5-5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आइए बच्चा, अब हम पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठोस से द्रव बना सकते हैं, द्रव से गैस बना सकते हैं, गैस से द्रव बना सकते हैं। जैसे अब देखिए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, जैसे पानी, पानी का टेम्परेचर अगर हम कम कर देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? वाष्प बन जाएगा। ध्यान से देखिए, बर्फ जो है सॉलिड ठोस है, पानी क्या है? लिक्विड द्रव है, और वाष्प क्या है? गैस है। क्लियर है? क्या मैंने क्या टेम्परेचर घटाया तो बर्फ बन गया, टेम्परेचर बढ़ाया भाप बन गया, है ना। इसमें मैंने क्या किया? तापमान को बढ़ाया या तापमान को घटाया। पानी को आप फ्रीज में डाल देते हो तो वो क्या बन जाता है? बर्फ। फ्रीज क्या करता है? तापमान को घटा देता है। पानी को आप गैस पे चढ़ा देते हो और पानी भाप बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है, भाप बनने लगता है। क्या हो गया? तापमान को आपने बढ़ा दिया। तो तापमान जैसे ही हम बढ़ाएंगे ना तो उसकी अवस्थाओं में बदलाव होने लगेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ तापमान ही बढ़ा के, अगर इसमें दबाव बढ़ा दोगे ना, दाब बढ़ा दोगे, जैसे ये देखो लिक्विड है, इसमें तापमान नहीं बढ़ाया गया, गैस को दबा दिया गया, मैक्सिमम दाब ले लिया गया, जिससे गैस क्या बन गया? लिक्विड। तो दो तरीका से तापमान में आप बदलाव कर सकते हो या दाब में परिवर्तन कर सकते हो, दाब बढ़ा सकते हो। क्लियर है? इन दो तरीका से होता है। आपको पढ़ना है मेन क्या? तापमान पे। कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए अब देखिए बच्चा, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं ये -10 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है, तो यहां पे क्या होगा? बर्फ होगा। सोच लीजिए, बर्फ ही होगा ना। -10 डिग्री पे कोई चीज है या -100 डिग्री पे कोई चीज है माइनस में, तो वो बर्फ होगा, पानी होगा ना, बर्फ होगा, पानी। अब उसमें मान लो बर्फ को तुमने निकाला और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे उसका बढ़ना स्टार्ट होगा, -10 से 9 जाएगा, -8 जाएगा, 7 जाएगा, जाते जाते कहाँ तक जाएगा? 0 तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक।
0 डिग्री सेल्सियस तक ये अभी भी क्या है, बर्फ है। टेम्परेचर घटा लेकिन अभी भी क्या है, ये बर्फ। यहां से टेम्परेचर घटा और ये अभी भी ठोस था, यहां भी बर्फ ठोस होता है, आइस, और यहां भी बर्फ ठोस है, ठोस ही था। अब यहां से तुमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, बर्फ अब है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, लेकिन अब बन गया पानी। नहीं, अभी नहीं जाना है, बैठो सब, आ रहे हैं, 10 मिनट रुक जाओ। तो बर्फ से क्या बन गया, पानी। अब ध्यान से देखो, यहां पे तो तापमान हमने बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर तुमको घटा, लेकिन इसका अवस्था बदला, बर्फ था, बर्फ ही रहा। लेकिन यहां पे देखो टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हमने तापमान बढ़ाया लेकिन टेम्परेचर 0 पे 0 था, लेकिन ये इसने अपनी अवस्था को बदल दिया, बर्फ से क्या बन गया, पानी। अब इसमें और टेम्परेचर दो, 0 से कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री तक। अब पानी अब क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, है पानी, और 100 डिग्री से ज्यादा जैसे ही और जाएगा तो अब यहां पे क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे हमने तापमान बढ़ाया तो तापमान आपको दिखा, यहां पे आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ता हुआ दिखा आपको, बस अवस्था चेंज हुआ, बर्फ से क्या बन गया, लेकिन तापमान तो मैंने बढ़ाया। यहां भी देखिए, ये भी 100 डिग्री पे है और ये भी किस पे, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी उबलने लगा और ये 100 डिग्री पे क्या बन गया, भाप बन गया। पानी से क्या बन गया, भाप। अवस्था चेंज हुआ, अवस्था चेंज हो गया, पानी से भाप बन गया, लेकिन तापमान चेंज हुआ नहीं हुआ। लेकिन तापमान तो हम दे रहे हैं, यहां पे तापमान आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो तापमान है ना, गुप्त तापमान है, क्या है, गुप्त उष्मा, ठीक है, छुपी हुई उष्मा। हम तापमान बढ़ा रहे हैं लेकिन इसमें हमको दिख नहीं रहा है। यहां भी तापमान हमने बढ़ा रहे हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। बात समझ में आया कि नहीं हुआ, अवस्था इसने क्या कर दिया, बदल दिया। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहां से गलना भी स्टार्ट हुआ लेकिन यहां पे तापमान कोई अंतर नहीं आया, ठीक है। इसको कहते हैं छुपी हुई उष्मा। इसी में एक कंडीशन समझिए, यहां पे अगर मैं 100 डिग्री वाले पानी से तुमको जलाऊं या यहां वाले भाप से तुमको जलाओ, दर्द किसमें ज्यादा होगा, भाप से। क्यों है, तो 100 डिग्री ये भी है, 100 डिग्री ये भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा तापमान है, क्योंकि और भी तो हमने तापमान दिया, तो इससे दर्द तुमको ज्यादा हो। कभी भी क्वेश्चन आए 100 डिग्री पानी में ज्यादा ऊर्जा होगी या 100 डिग्री भाप में ज्यादा ऊर्जा होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, 100 डिग्री भाप में ज्यादा ऊर्जा होगी। इसी तरह अगर पूछा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में ज्यादा ऊर्जा होगी या डिग्री सेल्सियस पानी में ज्यादा ऊर्जा होगी, तो किसमें कहोगे ज्यादा ऊर्जा होगी, पानी में, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा तापमान लिया है। क्लियर है। इसी से कुछ चीज बनता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे द्रव्यनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, द्रव्यनांक को हम लोग गलनांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। गलनांक का मतलब जो गलता है, ठीक है। क्या है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पे कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रव्यनांक या गलनांक कहते हैं। जब ठोस से द्रव में जाता है तो वो क्या होता है, द्रव्यनांक या गलनांक होता है। मेल्टिंग, बर्फ जो है, हम क्या बोलते हैं, बर्फ जो आप जैसे यहां पे डालोगे तो वो किस में बदल जाएगा, पानी में। तो हम क्या करें, अरे बर्फ गल रहा है, क्या बोल रहे हैं, गल रहा है, तो गलनांक। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, बर्फ मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग। क्लियर है। तो ठोस से किस में बदलता है, द्रव में। किस पे, वायुमंडलीय दाब पे। वायुमंडलीय, एक हमारे अंदर है ना, हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हम पे एक दाब लगाता है, उसी दाब को हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्लियर है। अब यहां पे गुप्त उष्मा दिख रहा है, द्रवण की गुप्त उष्मा या गलनांक की गुप्त उष्मा, टंगड़ी तोड़ेंगे, द्रवण की गुप्त उष्मा या गलनांक की गुप्त उष्मा। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलो को उसके द्रव्यनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने पर आवश्यक उष्मा को ठोस पदार्थ की द्रवण की गुप्त उष्मा कहती हैं। और ये गुप्त उष्मा है ये वाला, बढ़ता हुआ दिखा नहीं दिखा, लेकिन बर्फ किस में बदल गया, पानी में। टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा, सेम। तो भाई उष्मा तो गया है लेकिन वो दिखा नहीं है, तो इसी को बोलेंगे गुप्त उष्मा। बात समझ गया। यहां भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह गलने वाला गुप्त उष्मा हो गया और यह खौलने वाला हो गया। तो यहां पे गलनांक होगा और यहां पे क्वथनांक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है। चलिए,
क्वथनांक क्या होता है? तो भाई जिस पॉइंट पे कोई चीज जो है उबलने लगता है, ठीक है, जिस ताप पे कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय या भाप की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसको कहते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। पानी गैस पे डाल दो, कुछ समय के बाद ही बनता है ना भाप, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के एक केजी को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से जो गैस अवस्था में बनता है, उसी को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये देखो ना, यहां ध्यान से देखो, यहां पे पानी से किसमें बन गया, लेकिन 100 डिग्री यहां भी था, 100 डिग्री यहां, तापमान में परिवर्तन हुआ नहीं? तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पानी से यहां पे जो ऊर्जा लगा ना, इसी को बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? छुपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। चलिए अब इसी में संघनन, संघनन और जमना मैं बताता हूं, अभी बता देता हूं, थोड़ा समझो। अब देखो, जैसे हम जब ठोस से ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे ठोस में, तो वो क्या किस में आ जाएगा? द्रव में। तो इसको बोलते हैं पिघलना। क्या बोलते हैं? पिघलना। ठोस से द्रव अवस्था में क्या होता है? पिघलता है। जब ठोस से कोई चीज द्रव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पिघलना, गलना, मेल्ट होना, ये सब बोलते हैं। क्लियर है? उसी तरह द्रव से गैस में होगा तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। द्रव से जब गैस में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वाष्पन या वाष्पीकरण। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसी तरह गैस से ठोस में जाएगा, इसको रहने दो अभी। चलो, इस गैस से ठोस अवस्था में जाएगा तो उसको बोलेंगे निक्षेपण। गैस से जैसे ही ठोस में जो हम जाएंगे ना, तो इसको बोलेंगे निक्षेपण। ठीक है? ठोस से डायरेक्ट अगर हम गैस में आएंगे तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसमें 2 एग्जाम्पल याद रखना। एक याद रखना, ठोस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ना शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। ठीक है? ये जो है ना, गैस से ठोस से ना डायरेक्ट किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदलता ही नहीं है। ठीक है? ठोस से सीधे क्या बन जाता है? गैस। और इसी में एक चीज और याद रख सकते हो, पूजा वाला जो कपूर यूज करते हो, कपूर यूज किए हो ना, वो देखो, आग जलाओ सीधे भाप बन जाता है, लिक्विड बनता है? नहीं बनता है। तो ये क्या है? कपूर। एक चीज और याद रख सकते हो, पहले के लोग यूज करते थे, पहले जहां पे मम्मी सब कपड़ा जमा करती थी ना, तो वहां पे एक व्हाइट का गोली डाल देती थी, व्हाइट गोली। आजकल टॉयलेट में डालते हैं, गोली होता है, उसको बोलते थे नेफ्थलीन। क्या बोलते थे? नेफ्थलीन भी यही होता है। ठीक है? लेकिन आप 2 याद रखना, कपूर, कैम्फर और शुष्क बर्फ, सॉलिड आइस। क्या बोलेंगे? सॉलिड आइस। ये ठोस से सीधे किस में बदल जाता है? गैस से। अब देखिए, गैस से जो बदलता है द्रव में, उसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। अब ये क्या होता है? अब जैसे मान लो, अब समझा रहा हूं मैं, समझो थोड़ा सा। बर्फ इसमें तुमने डाल दिया, बर्फ डाल दिया, बर्फ धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या बन जाएगा? गल जाएगा। गल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पिघल गया बर्फ। ठीक है? अब इस पानी बन गया, पानी को हम गए गैस पे, गैस जला दिया, तापमान बढ़ा और धीरे धीरे भाप बनना स्टार्ट, तो भाप बन गया, तो वाष्पीकरण। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है? अब देखो, भाप बना, तुमने दिमाग लगाया, अरे भाप बन रहा है, भाप बन रहा है, तुमने क्या किया? उस पर कोई स्टील डाल दिया, स्टील ऐसे डाल दिया, तो स्टील को हटाओगे तो ऊपर से देखोगे पानी बन गया। भाप क्या बन गया? पानी। तो ये जो भाप, जो गैस था, वो क्या बन गया? पानी, द्रव बन गया। इसको बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे इसको? संघनन। ठीक है? अब फिर पानी बन गया, फिर पानी को तुमने क्या किया? फ्रिज में डाल दिया, फिर वो क्या स्टार्ट हो गया? जमना स्टार्ट हो गया। तो जमना बोलिए या हिमीकरण बोल दीजिए, फिर से वो क्या हो गया? जम गया। यहां पे थोड़ा याद रखना। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो भाई बता दीजिए। नहीं, आप एक चीज और जान लीजिए, अभी गर्मी है, पानी सब भाप बन के उड़ रहा होगा, भाप बन के ऊपर जाता होगा, टेम्परेचर गिरता होगा, तो ये भाप बदल के बादल बन जाता है। समझ गए? तो ये क्या होता है? ऊपर में संघनन होता है, तो गैस फिर से क्या बन जाता है? द्रव, तब ना पानी गिरता है। समझ गए? तो ये ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में नहीं जाते हैं और डायरेक्ट ठोस से किस में बदल जाते हैं? गैस में, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्लियर है? अब इसी में 2 चीज मैंने छोड़ दिया था, संघनन। समझ गए? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? संघनन। और जो द्रव की अवस्था से सीधे ठोस की अवस्था में पहुंच जाए, उसको क्या बोलेंगे? जमना, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। चलिए, यहां हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बच्चा, अब भैया पदार्थ को हम 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसका अवस्था को चेंज कर सकते हैं। एक तो तापमान, तो तापमान में आपने देख लिया,
जैसे जैसे तापमान बढ़ाए, ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस बने। तापमान घटाए, गैस से द्रव बन गया, द्रव से। अब दूसरा तरीका है दाब। देखिए यहां पे कोई सिलेंडर है, ठीक है, इसमें कण दूर दूर है, गैस है। सिलेंडर को हमने दबाया, पिस्टन को हमने क्या किया, दबाया, ये कण नजदीक आ जाएंगे, कण नजदीक आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जो मैंने लाइटर का जो एग्जांपल अभी आपको दिया था, ये ऐसे ही करके किया गया। गैस था, गैस का कण इधर उधर था, दबाए दबाए और ये क्या बन गया, लिक्विड। तो इसमें हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तापमान घटाते हैं, तो क्या बन जाता है, गैस जो है द्रव में बदल जाता है। ठीक है, और भी बढ़ा देंगे तो ये सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों चीज एक साथ करना पड़ेगा, दाब भी बढ़ाना पड़ेगा, तापमान में घटाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए बाबू, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में देखते हैं पानी धीरे धीरे घटने लगता है, बाहर का पानी भाप बन के उड़ने लगता है, उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। देखिए एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। अब जैसे देखिए हमको घर में भाप बनाना पड़ता है, तो भाप के लिए हमको तापमान देना पड़ता है और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, भाप बनने लगता है। और भाप घर पे जब हम बनाते हैं ना, तो पूरा पानी एक साथ बॉयल होता है, एक साथ क्या होने लगता है, बॉयल, मतलब खौलने लगता है, उबलने लगता है। लेकिन वाष्पीकरण में ऐसा नहीं होता है। घर का पानी जो है ना, इसमें पूरा पानी डालो तो पूरा पानी एक साथ उबलेगा, पूरा पानी क्या होगा। लेकिन वाष्पीकरण में क्या होता है, पानी तो पूरा है, पूरा है, लेकिन उसका ऊपरी लेयर गर्म होके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका ऊपरी लेयर जो है ना पानी का, वही गर्म होगा, वही क्या होगा, उड़ जाएगा। लेकिन घर में जो भाप बनता है, ये पूरा पानी एक साथ। लेकिन बाहर में जो वाष्पीकरण होता है, इसका ऊपरी लेयर। क्लियर है? उसी को कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को कैसे प्रभावित होता है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें तेजी से वाष्पीकरण होगा। मान लो कई जगह इतना छोटा नदी है, ठीक है, और कई जगह इतना बड़ा नदी है, किसका वाष्पीकरण तेज होगा, छोटा का कि बड़ा का? सिर्फ परत, ऊपरी परत लेगा ना, तो इतना दूर उड़ेगा, और इसमें नहीं होगा। तो जितना बड़ा क्षेत्रफल उतना ज्यादा वाष्पीकरण। क्लियर है? तापमान में वृद्धि, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा वाष्पीकरण होगा या कम वाष्पीकरण होगा? अगर मान लो आज 30 डिग्री टेम्परेचर है और कल 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, वाष्पीकरण कब ज्यादा होगा, 30 में या 45 में? 45 में। सॉलिड है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण तेज होगा। ठीक है, वायु की गति, तेज हवा चलेगी तब वाष्पीकरण भी तेज होगा। क्यों होगा, आप सोचिए। अगर यहाँ पे वाष्पीकरण होगा तो यहाँ के वाष्प बन के यहाँ पे हवा में आएगा, हवा में आ जाएगा, हवा चला तो ये पूरा हवा इसको हटा देगा, फिर इस जगह पे क्या आ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और ये फिर से इसको उड़ा देगा। इसीलिए हवादार वाले मौसम में आपका कपड़ा जल्दी सूखता है, गर्मी भी हो और हवा भी चलता है तो आपका कपड़ा तेजी से सूखता है, इसी के चक्कर में। ठीक है, अब आइए आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है? देखिए बच्चा, हवा में जो पानी की मात्रा होती है ना, उसी को बोलते हैं आर्द्रता। अगर मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगा ना इस गिलास में, तो कुछ देर के बाद देखिएगा इस गिलास के इस पे पानी का बूंद लग जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसका पानी बाहर आ गया। क्या होता है, हवा में जो पानी है ना, वो इससे टकराता है और ये इस पे संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है, संघनित। इसका मतलब ही यही है कि हवा में क्या है, पानी है। तो जो हवा में पानी होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इन सब में बढ़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा आर्द्रता। कोई दिक्कत? अभी देखिए मैं एसी चला रहा हूँ, एसी का काम क्या है, ठंडा हवा देना। लेकिन आप जानते हैं ना, बाहर में एक बाल्टी रखा है, उसमें बाल्टी में क्या होता है, पानी जमा होता है। ये हवा को जब खींचता है ना, तो हवा में जो पानी होता है उसको ठंडा करके बाहर में आता है। तो ये इसी रूम से खींच रहा है ना, तो हवा में क्या होता है, आर्द्रता। अभी देखिए कुछ दिन पहले या आप देखिएगा बारिश होगा, 1 घंटा बारिश होगा, तुरंत बारिश रुक जाएगा, तो आप घर में पंखा के अंदर भी जाओगे ना, तो आपको चिपचिपा लगेगा, इरिटेशन होगा, चिपचिपा लगेगा कि पंखा चल रहा है फिर भी पसीना नहीं जा रहा है। कारण बारिश हुआ, वाष्पीकरण भी तेज हो गया, आर्द्रता बढ़ गया, वायु में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ गई। इसलिए शरीर में कितना भी पसीना पूछोगे ना, पसीना लगले रहेगा, वो हवा में ह्यूमिडिटी होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत?
अब देखिए बाबू, वाष्पीकरण से शीतलता भी होती है। जैसे हम पंखा में जाते हैं, गर्मी से आते हैं, पसीना से लथपथ होते हैं, अब पंखा में आता है, कैसा कहते हैं, रिलैक्स होते हैं। कारण वाष्पीकरण जब होता है, जब हम किसी ठंडे जगह पे जाते हैं तो वाष्पीकरण सीधे उड़ता है पसीना, तो हमको एक ठंडक राहत मिलता है। इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। क्लियर है? कोई दिक्कत? और ये टॉपिक आपका खत्म।